वेलकम टू एपी सर क्लासेस। एपी सर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन की मूलभूत अवधारणाओं के परिचय के बारे में समझने वाले हैं। यह न्यू बैचेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैचेस है बच्चों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, न्यू बैचेस स्टार्ट हैं आज से। आपको पता है क्लास 11th एनसीईआरटी की पूरी बुक्स हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अभिषेक पांडे। तो बच्चों इकाई पहले पे हम लोग आते हैं, जिसका आपको पता है नाम क्या है, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यह आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत कई टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं, जैसे रसायन विज्ञान का जैव विकास, ये सब चीजें हैं। फिलहाल हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि ये पूरी चीजें पढ़कर आपको एक एक बातें बताई जा सके, तो इन सब का मैंने निचोड़ निकाला है पूरे चैप्टर्स का। वो निचोड़ मैं आपको बताऊंगा। पहले इंट्रोडक्शन होगा कि इस चैप्टर में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या है, पूरी बातें क्या रहेंगी, इसके बारे में समझेंगे। फिर आगे पूरी बातें हम लोग डिटेल्स में अच्छे तरीके से समझ लेंगे, जिससे हम लोग को पूरी बातें समझ में आएंगी। तो बच्चे शुरू करते हैं। पहला चीज हम लोग समझेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है या विश्व क्या होता है। तो ब्रह्मांड वह परिवेश जिसमें सभी जीव जंतु, थल स्थल, कुछ भी चीजें जो उपस्थित हों, वह ब्रह्मांड होता है। और ब्रह्मांड माना यह जाता है कि दो चीजों से मिलकर बना है, एक द्रव्य से, एक ऊर्जा से। द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर ब्रह्मांड का निर्मित हुई है। जो द्रव्य होता है यह क्या हो सकता है, बातें आती हैं बच्चों के मन में, ठीक है। तो द्रव्य क्या होता है बच्चे, द्रव्य को पदार्थ नाम से भी जाना जाता है, द्रव्य को पदार्थ नाम से भी कहा जाता है। तो बच्चे द्रव्य वह होता है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, समझते हैं। जैसे कि ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, आपको पता है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इनसे हम अनुभव करते हैं किसी चीज का, वह हमारा क्या होता है, द्रव्य या पदार्थ होता है। बच्चे बातें अच्छे से समझ रहे होंगे, आई होप आप सभी, ठीक है। और आगे हम लोग अब बढ़ेंगे, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पदार्थ या सबस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है बच्चे, तो एक प्रकार का द्रव्य है जिसके विशिष्ट गुण तथा निश्चित रासायनिक संगठन होता है। बात आती है गुण की, तो हम लोग गुण को बहुत बेहतर तरीके से समझें। यहां गुण का अर्थ बिहेवियर नहीं है, यहां उस वह पार्टिकल से है जो कुछ ना कुछ अंतर रखता है। तो यहां देखने वाली बात है कि गुण क्या होता है। मैंने देखो डिफिनीशन में ऐसे तरीके से ढाला है कि आपको समझने में भी बहुत इजी लगेगा, आपको हर बातें समझ में आएंगी। तो देखो, ऐसा कारक जिसके द्वारा पदार्थ में अंतर उत्पन्न किया जाता है, ऐसा कारक जिसके द्वारा पदार्थ में अंतर उत्पन्न किया जाता है, उसे गुण कहते हैं, प्रॉपर्टी कहती हैं। अगर जो पदार्थ की बात करें तो पदार्थ के गुण जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकता है, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। एक गुण क्या हो जाता है, एक होता है गहन गुण जिसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है विषुणीय गुण जिसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझिएगा। तो गहन गुण जो होता है वह क्या होता है, वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चे, यहाँ नहीं लिख दीजिएगा, नहीं होता है। यानी कि ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर यानी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे आप बात करें ताप की, तो ताप की कोई क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है, और क्वथनांक की भी कोई क्वांटिटी नहीं होती। विशिष्ट ऊष्मा जो होती है यह भी इसकी क्वांटिटी भी नहीं होती। अब बात आती है बच्चे विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो देखो, कोई भी तत्व है या कोई भी पार्टिकल है, उसकी जो टेम्परेचर है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री घटाने के लिए जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं वो हमारी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी। तो यह चीजें जो हम लोगों की है यह गहन और यानी गहन गुण है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी देखो, वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, मात्रा यानी क्वांटिटी पर सिंपल सा निर्भर करती है। जैसे आयतन, आयतन पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। वॉल्यूम जो है सिंपल सा पता है ना भाई, अगर जो 1 लीटर पानी है तो पानी 1 ही लीटर रहेगा हमारा, वह एक आयतन हो गया इसका। द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, साथ ही साथ मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, मोलैरिटी पर निर्भर करती है। ये सभी आपके क्या हो गए, पदार्थ की गुण हो गए। अभी हम लोगों ने पदार्थ की गुण को अच्छे से समझा। देखो नोट जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है हम लोग को देखने को। जैसे कि हमने बताया घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। तो अगर जो बात करें हम घनत्व क्या हो सकता है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है घनत्व, डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है वह एक गहन प्रॉपर्टी सर्व करती है, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करती है, क्योंकि घनत्व जो है वो कहीं ना कहीं द्रव्यमान और आयतन का जो है वह अनुपात है, लेकिन घनत्व जो है वह निर्भरता नहीं होती है किसी भी प्रॉपर्टी पे। तो यह चीज हो गई, यानी ये मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, वो द्रव्यमान और आयतन पर सिंपल सा निर्भर करता है। यह समझने वाली बात थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। आगे बढ़ के और समझता है।
करते हैं कि द्रव्य व पदार्थ क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए पीडीएफ बनाने में काफी मेहनत लगी है, एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखो दो तरीके से हो जाएगा, एक होगा भौतिक अवस्था के आधार पर, एक होगा रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो पदार्थ होता है वह ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन संघनित। यह तरीके से हो सकते हैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ हम लोग को जो रासायनिक गुणों के आधार पर जो पदार्थ हम लोग को मिलेगा वह मिलेगा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और उसके बाद मिश्रण में मिलता है। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत और मिश्रण के अंतर्गत यह चीजें आएंगी, और इसी के अंतर्गत हम लोगों को शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत हम लोगों को तत्व व यौगिकों का अध्ययन करने को मिलता है। फिलहाल ये सब टॉपिक हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको डिटेल में बता दूं कि ये चीजें क्या है। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखो मिश्रण आती है बात, अब क्या होता है, तो मिश्रण जो होते हैं वह भी दो तरीके से हो सकता है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी मिश्रण। इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में आगे समझेंगे। ठीक है, आगे का भैया तत्व क्या होता है, तो तत्व में तीन तरीके। देखो तत्व वास्तविकता में रेडिएशन के आधार पर और अनदर कई चीजों के आधार पर भी बिहेवियर हम तत्वों के जानते हैं, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए धातु, अधातु और उपधातु के रूप में तत्वों को समझा दिया जाता है। ठीक है, योगी की बात करें तो योगी में दो तरीके से योगी देखने को मिलेगा, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक योगी। चलिए इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं आगे बढ़ के। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ है वह किस रूप में यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बच्चे अगर जो हम लोग ठोस पदार्थ की बात कही है, तो कहीं ना कहीं ठोस के लिए आपके मन में बहुत सी अवधारणाएं आएंगी। भाई इसका वॉल्यूम जो होता है वह भी फिक्स होता है, वॉल्यूम जितना होता है, आयतन इसका निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है, यानी सब चीज़ें इसकी फिक्स होती हैं। यह बहुत ज़्यादा डेंसिटी इसके अंदर होती, घनत्वता होती है, इनके कणों के बीच का आकार बहुत ही छोटा, जो मतलब ये नॉर्मली चीज़ें आपने 8 से ही पढ़ते आए हैं ना, 6, 7, 8 से ही, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा जरूरत नहीं है कि आपको ज़्यादा समझाना पड़ेगा। द्रव के लिए भी ऐसे ही है, द्रव के लिए यह चीज़ होती है कि इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होती है जो द्रव के लिए, और साथ ही साथ इसका जो आयतन होता है भैया ये अनफिक्स होता है, ये फिक्स नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम क्यों फिक्स है द्रव के लिए, ये बात दिमाग में रखो, क्योंकि हमने अगर जो आयतन, हमने पानी लिया तो 1 लीटर ले लिया, तो 1 लीटर की पात्र बड़ा सा ले लिया, बर्तन गोला सा ले लिया, यानी मान लो पतीला ले लिया, उसमें 1 लीटर पानी डालें तो उसके आकार का रूप धारण कर लेता है। यानी द्रव में क्या होता है, आकार का रूप धारण करने की क्षमता होती है। यह बात द्रव के बिहेवियर्स में आते हैं। ठीक है, तो द्रव के बीच में देखा आप लोगों ने, ठोसों के कणों के बीच की दूरियां एकदम निकट होती हैं, द्रवों में उससे दूरी होती है थोड़ा सा, और गैसों में सबसे ज्यादा दूरियां होती हैं। इसका आकार और आयतन और शेप साइज कोई भी निश्चित नहीं होता, गैसों में ये बातें देखने को मिलेंगी। यानी 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने अच्छे से तीनों समझा। अब आगे बढ़ेंगे, प्लाज्मा क्या है, बोस आइंस्टीन संघनित क्या है। प्लाज्मा क्या होता है, देखो प्लाज्मा जो है ये नहीं बायो वाला मत सोचना, बायो वाला ही प्लाज्मा होता है, वो बात नहीं है, ये केमिस्ट्री का प्लाज्मा की बात हो रही है, इसको समझने की अच्छे से कोशिश करना। प्लाज्मा जो होता है ये सबसे गर्म अवस्था होती है पदार्थ की, किसी पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था जो होती है प्लाज्मा होती है। देखो यह एक गैसीय अवस्था है जिसमें कम जो है धनायनों के रूप में होते हैं, इसमें अधिक से अधिक कम धनायन के रूप में होते हैं, कम से कम धनायन होते हैं इसमें, ऐसा चीज देखने को मिलता है प्लाज्मा के अंतर्गत। चलो मैं आपको समझाता हूं। लाइक हमारे पास सन है, सूरज है बच्चे, ठीक है, तो सूरज के चारों तरफ क्या होता है भैया, गर्मी होती है, पता है, और सूरज में आपको पता है 90 या यूं बोल सकते हो, सूरज में जो होता है बच्चे ना वो 95% प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन गैसेस उपस्थित है, यह बात देखने को मिलता है। और अगर जो आप हाइड्रोजन गैसेस की बात करें हम लोग, ठीक है, हाइड्रोजन गैसेस की हम अगर जो बात करें तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। जब इसको आप देखोगे तो H और H में बंधा होता है, ये एनर्जी पाने की पश्चात ये क्या होता है, इसके बॉन्ड टूट जाते हैं, और टूटने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं, H और H में अलग अलग हो जाते हैं। जब ये अलग होते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर से अपार मात्रा में एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी रुकी थोड़ी ना रहेगी, बाहर निकल के तो आती है। वो एनर्जी जो बाहर निकल के आती है वो किस प्रकार से आती है वो देखिएगा। H2 था तो H2 को तोड़ेगा ही, तो ये बनेगा क्या, H प्लस में बदल देगा, ठीक है, 2H प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो यही बातें तो इसमें है, धन आयन बनाने के रूप में होते हैं। यानी प्लाज्मा जो है यह क्या है, किसी भी पदार्थ का सबसे गर्म भाग होता है, यह इसका स्टेट है भैया, आपको पता है प्लाज्मा। अब ये मत सोचना कि कोई दूसरी बात है, ये प्लाज्मा स्टेट है, H प्लस जो हुआ है ना भैया, ये प्लाज्मा स्टेट है, इसमें अपार मात्रा में एनर्जी निकलती है। यानी समझ सकते हो कि जो पार्टिकल हो सकता है, जो पदार्थ है, उसका एक अवस्था जो है प्लाज्मा बहुत ही गर्म भाग होता है। ऐसी बात आती है बोस आइंस्टीन संघनित जो होता है वो क्या हो सकता है, तो देखिएगा ध्यान से इसको भी। बोस आइंस्टीन संघनित जो होता है यह पदार्थ का जो है सबसे ठंडा अवस्था होता है, और इसी ठंडा अवस्था होने के कारण इसके बोलते हैं बोस
बोसांस बोलते हैं, बोसांस बोलते हैं, ठीक है। इसी ठंडा अवस्था होने की वजह से इसे बोलते हैं बोसांस। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, यह टर्म जब इंपॉर्टेंट बनेगा जब आप एमएससी करोगे, ठीक है। एमएससी में आपके थोड़े बात आते हैं, क्योंकि उसमें आता है एक स्टैटिक मैकेनिक्स, एक चैप्टर आता है स्टैटिक मैकेनिक्स, उसमें यह पढ़ाया जाएगा एमएससी वाले पार्ट्स में। तो ये अप्रॉक्सीमेट 11th 12th या और अनदर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में उतना डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। तो बोस आइंस्टीन करने से आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो ये इतना चीज आप लोगों ने अच्छे से समझा। आगे बढ़ेंगे हम लोग रासायनिक गुणों के आधार पर क्या चीजें हैं इसको समझेंगे। मैंने आपको बताया कि रासायनिक गुणों के आधार पर जो तत्व है, पदार्थ है, वो शुद्ध पदार्थों के रूप में है और भी मिश्रण के रूप में है। तो मिश्रण बाद में पढ़ेंगे, पहले शुद्ध पदार्थ पढ़ते हैं। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है वह एक तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि तत्व क्या हो सकता है, किस तरीके से तत्व। तो देखो भैया अच्छे से समझना, कोई तत्व जो है वह अपनी भौतिक अवस्था में रह सकता है। तो भौतिक अवस्था में जैसे वह ठोस तत्व हो सकता है, द्रव तत्व हो सकता है, गैस तत्व हो सकता है, ठीक है। ये इसकी भौतिक अवस्था होती है किसी तत्व की। अभी बात समझने की कोशिश करना, एज लाइक आप देखो, अगर जो मैंने बात की द्रव तत्व की, तो द्रव तत्व आपको पता है एक लौता पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में एक जो मेटल होता है द्रव रूप में Hg होता है यानी पारा होता है, यह आपका मेटल है, आपका जो सामान्यतः ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। और एक ऐसा धातु है जो सामान्यतः ताप पर, जैसे ब्रोमीन कहते हैं, ठीक है, Br बोलते हैं ब्रोमीन, यह एक ऐसा धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर सामान्यतः ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। यानी दो ऐसे तत्व थे जो मैंने आपको बताया कि ये सभी पाए जाते हैं। गैसीय रूप की बात करें तो गैसीय रूप में जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ये सभी जो है ये गैसीय रूप में पाते हैं। साथ ही साथ जो उत्कृष्ट गैसें आपको मिलेंगी, उत्कृष्ट यानी नोबेल गैसेस, ठीक है, यह भी आपकी जो होती हैं यह भी गैस तत्व के रूप में हम लोग को प्राप्त होता है। साथ ही साथ बात करें हम ठोस तत्व की, तो ठोस तत्व देखो पीरियोडिक टेबल जो है उसको SPDF यानी चारों भाग में बांटा गया है। चारों भागों के अंतर्गत अधिक मात्रा में जो तत्व मिले हैं अभी तक ठोस ही मिलते हैं। यानी यूं समझ सकते हो कि 80% जो तत्व प्लस हैं वो सभी ठोस ही हैं। तो यानी जैसे सोडियम हुआ, ये सभी मुलायम ठोस होता है। बहुत सी चीजें हैं लगातार ठोस में आती हैं, तो ठोसों के लिए वहां पर समझने वाली बात आती है। सोना आ गया, चांदी, ये सभी ठोस ही तो होते हैं, यानी ठोस तत्व हो गए। ये तत्वों के बारे में हम लोगों ने समझा। महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को थोड़ा सा और भी बताते चलूं मैं, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सीजियम और जर्मेनियम जो होते हैं ये दो ऐसे तत्व होते हैं जो लगभग जो सामान्यतः ताप पर यह ठोस रहेंगे, ये सामान्यतः ताप पर ठोस रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको हथेली पर लेते हो, जैसे ही आप इसको हथेली पे लोगे ये तुरंत द्रव रूप में पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब सेकंड बिहेवियर देखेंगे, रेडिएशन, ये गलत हो गया, रिडक्शन हो गया, रेडिएशन भैया। रेडिएशन के आधार पर हम सब समझेंगे तत्वों को, बिहेवियर को। तो पहले हम सामान्य तत्व समझेंगे क्या होते हैं। देखो वे तत्व, रेडिएशन क्या होता है ये भी समझो। रेडिएशन एक ऐसा विकिरण है जो अपने आप रखा रहता है तो तब भी निकलता रहता है, ऐसा रेडिएशन चीजें होती हैं। तो वही चीजें हैं, रेडिएशन के आधार पर समझेंगे। सामान्य तत्व जो होता है, सामान्य तत्व क्या होता है, वे तत्व जो हानिकारक विकिरण ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, यानी कोई रेडिएशन उत्पन्न नहीं करते हैं, वह हमारे क्या कहलाता है, सामान्यतः तत्व कहलाता है। और दूसरा जो रहेगा वो रेडियो एक्टिव तत्व रहेगा। रेडियो एक्टिव तत्व यानी वे तत्व जो हानिकारक विकिरण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। अब ये देखो, जो आप एटॉमिक नंबर 82 जाओगे यानी 82 तक जाओगे, तो 82 से प्लस जैसे ही आप जाना शुरू करोगे, 82 83 84 ऐसे जाओगे, तो वो सभी जो तत्व मिलेंगे आपको, वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव तत्व मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखने को मिला यहाँ पर। और साथ ही साथ अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अब कि भाई जो तत्व है वो इसके आधार पर रेडिएशन सब कुछ चीजें समझ ली। अब समझने की कोशिश करेंगे भाई तत्व जो है वह धातु और अधातु और उपधातु के रूप में मिलता है। देखो धातु का बिहेवियर आपको स्पष्ट मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है उसे धातु कहते हैं। एज लाइक मेटल देख लो, जैसे Na है, सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11 है, और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो Na प्लस बनाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देता है। यहाँ पर 2 8 हो जाता है, यहाँ 2 8 और 1 रहता है यहाँ पर, तो ये बनाया क्या प्लस। यानी यूं समझ सकते हो जितने भी मेटल होते हैं, Na हो गया, Mg हो गया, Al हो गया, Cl, मतलब जितने भी मेटल होते हैं ये सभी के सभी क्या बनाते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। और साथ ही साथ यूं बोल सकते हो धनायन बनाने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। तो दोनों चीजें इसके अंदर हो गया मेटल का। किसी भी अधातु का बिहेवियर यह होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेना जानता है, ठीक है, निगेटिव चार्ज बनाने के लिए ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, वो धनायन बनाता था, ये ऋणायन बनाएगा। जैसे एज लाइक ऑक्सीजन जो
जो गैसियस रूप में पाया जाता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होगा। अगर जो हम बात करें ऑक्सीजन की, तो इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करना होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब किसी से लेता है तो ये बनाता क्या है, O-2 चार्ज, और बना देता है क्या, O-2 चार्ज। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 और 10 हो जाता है। ये आपका ऑक्टेट पूरा कर लेता है, इस तरीके से को बता दिया। साथ ही साथ जो SI हो गया, ऐसे SI का भी हो जाएगा। सभी चीजें जो होंगी ये जो अधातुओं के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो देखो भाई, अब बात आती है कि भाई उपधातु क्या होता है। तो उपधातु क्या होता है ये भी समझ लो, कि जो धातुओं और अधातुओं दोनों का बिहेवियर रखे हुए हों वह उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, आई होप। आगे बढ़ लेते हैं बच्चे, ज्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए आगे बढ़ के और भी टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने तत्व खत्म कर दिया। अब बात आती है यौगिक क्या होता है। तो देखो यौगिक क्या होता है इसको समझना। तो मैंने यहाँ स्पष्ट छोटी सी बातें लिखी हैं। एक निश्चित मात्रा में संयोग करता है। यौगिक जो हो सकता है वो एक निश्चित मात्रा, इसके लिए फिक्स अमाउंट होना चाहिए। जैसे मैंने बात कर ली H2O और CO2, बहुत से ग्रुप लिए मैंने। जैसे H2O मैंने ले लिया, तो H2O में अगर जो आप देखोगे तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अनुपात देखो, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 हो जाएगा, तो 2:1। काटोगे बच्चे तो आ जाएगा 1:8। अब भाई ऑक्सीजन जो है यानी H2O जो है, ये कहीं पर भी रहे, इसका जो अनुपात है यानी जोड़ा जो है, यानी कि कॉम्बिनेशन जो है वो 1:8 के रूप में ही रहेगा ना। यानी यौगिक के लिए सिंपल सा फंडा यही होना चाहिए कि उसके लिए एक निश्चित जो है मात्रा होनी चाहिए जो संयोग कर सके किसी भी पार्टिकल से। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसे ही सेम बिहेवियर है, H2SO4 का भी है। अब यूं समझो H2SO4 में हाइड्रोजन की मात्रा 2 रहेगी, सल्फर की मात्रा 1 रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा 4। ये सभी मात्राओं में क्वांटिटी के आधार पर बनाई गई है, यानी इनके अंदर निश्चित मात्रा होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। समझ में आ रही बात है। जैसे CH4 हो गया, यह भी एक यौगिक है, CH3COOH, ये सभी यौगिक हैं बच्चे, आप जो पढ़े हो। CH2 CH3 हो गया, COO CH2 हो गया, ये सब CH3COOH है, एक्सेट्रा बहुत से हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी यौगिक होते हैं, ठीक है। तो बच्चे आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो मिश्रण होता है वो क्या होता है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं मिश्रण क्या होता है। तो देखो मिश्रण जो होते हैं वो 2 तरीके से होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है समझना, बहुत ही डीपली बात है। देखो जो 10th में आप पढ़ते आए हो, 12th में पढ़ते आए हो, वो अलग चीजें रहती हैं। जब आप 11th में जाते हो तो कई फंडा जो होते हैं, कई चीजें बदलती हैं, तो उसको ध्यान में रखने वाली बात आती है। तो देखो समांगी मिश्रण वह होता है जिसका जो है प्रावस्था यानी फेज 1 होता है, जिसका फेज 1 होता है। देखो नॉर्मली मैं आपको बहुत डिटेल्स में बता दे रहा हूं कि फेज 1 का मतलब क्या होता है, ठीक है, समांगी के लिए। जैसे मान लो आपने नमक ले लिया, ठीक है, नमक जो कि क्या होता है, ठोस होता है, और आपने साथ ही साथ जल ले लिया, दोनों को मिक्स किया। नमक और जल को मिक्स करने के बाद घोल बनता है कि नहीं बनता बच्चे। तो वो बन गया क्या, उसे बोल दिया हमने मिश्रण, उसको बोल दिया मिश्रण, बोल दिया हमने, मिश्रण ही नाम दे दिया। और जब आपको दोनों समान अंक के हो जाते हैं तो उसे विलयन नाम दिया जाता है। तो अलग बातें हम लोग समझेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो नमक और जल मान लो आपका है, नमक और जल, तो नमक और जल 2 अलग अलग फेज हैं, 2 अलग अलग माध्यम है। ये ठोस अवस्था का हो गया, ये द्रव अवस्था का हो गया, लेकिन दोनों मिलने के बाद एक ही अवस्था में ढल जा रहे हैं, एक ही फेज में ढल जा रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि समांगी मिश्रण के लिए फेज क्या होता है, फिक्स होता है। क्या बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो ये फेजेज क्या होते हैं, इसकी फिक्स होती हैं। तो यह बोल सकते हैं समांगी मिश्रण के लिए फेज का क्या होता है, फिक्स होता है। समांगी मिश्रण के लिए कोई भी आप मिश्रण बना लोगे समांगी, उसका जो फेज होगा वो क्या होगा, एक ही होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आएगी बात जो विषमांगी मिश्रण होता है वो क्या होता है। तो विषमांगी मिश्रण के लिए फेज 1 से अधिक हो सकता है, कभी फेज 1 नहीं होगा, मैक्सिमम 2 हो सकता है। अब ऐसे कैसे बताएं, जैसे मान लो हमने जल ले लिया, उसमें आपने मिट्टी मिला दिया, तो मिट्टी आप जल मिलाओगे तो आपको दिखेगा मिट्टी और जल आपको स्पष्ट दिख जाते हैं, दोनों अलग अलग फेज रखते हैं। मैं अलग फेज रहूंगा तो अलग फेज रहे, ऐसा फेज उन लोगों में होता है। फेज होता है प्रावस्था, प्रावस्था यही बात हो रही है ना। तो इनकी फेजों के अंतर्गत 2 से अधिक आ गए ना, तो यानी इनके अंतर्गत जो 2 से अधिक फेज रखते हैं वो विषमांगी होते हैं, जो 1 फेज रखते हैं वो समांगी होते हैं। ये बातें मैंने बता दी। अगर जो हम बात करें इन्हीं चीजों को हम इनकी अवस्थाओं के आधार पर समझने की कोशिश करें, जैसे ठोस द्रव गैस, तो इन अवस्थाओं के आधार पर भी हम लोग बिहेवियर में समझ सकते हैं। जैसे मान लो देखो ठोस अगर जो है कोई चीज, तो मैक्सिमम बता दूं हमेशा जो ठोस माना गया है वह कोई होता है, विषमांगी होता है। हमेशा जो ठोस माना गया है वो विषमांगी माना जाता है अधिकतर, ठीक है, विषमांगी। लेकिन हाँ एक चीज और है, मिश्र धातु को छोड़कर। मिश्र धातु आप क्या होता है देखो मैं बता दूं, मिश्र धातु जो होता है वो
ऐसा होता है कि जैसे देखो, जो मतलब एक धातु होती है, दो धातुएं होती हैं, मान लो कॉपर हो गया या फिर जिंक हो गया, ये दोनों को एकदम गलित अवस्था में कर देते हैं। गलित अवस्था में करने के बाद फिर मिलाते हैं, फिर उसके बाद एक ही अवस्था हो जाता है, यानी फेज उसका एक ही हो जाता है। यानी यूं समझ सकते हो, ये इसीलिए विषमांगी होते हैं, यानी उसको समांगी माना जाता है। तो ऐसे जो मिश्र धातु को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हैं ठोस जो होते हैं वो एक विषमांगी मिश्रण माने जाते हैं। ठीक है, अगर जो हम बात करें द्रव की, तो द्रव हमारा दोनों फेज में होता है। यह समांगी मिश्रण भी है और विषमांगी मिश्रण भी, होमोजेनियस मिक्सचर भी है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी है। देखो, होमोजेनियस मिक्सचर माने समांगी मिश्रण होता है, हेटेरोजेनियस यानी विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अगर जो हम बात करें गैस की, तो गैस जो होता है वह पेवर समांगी मिश्रण है। देखो, कोई गैस जो है वह एक ही चीजों से मिलकर ही बना होगा, अनदर कोई चीजों से मिलकर नहीं बना होता है। तो ये मैंने पूरी बातें आपको समझा दी। आई होप ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी पसंद आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर जो आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन यानी घंटे को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और ये चैनल आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 11th की अब वीडियो लगातार आपको मिलेंगी और ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगा है। आपको इसी तरीके से बेहतर पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।